आज हमारा कहना यह है कि राहुल गांधी वहां आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आधी अधूरी जानकारी के साथ। वो जानकारी का एक हिस्सा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बता रहे हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा नहीं बता रहे। वो ये तो कहते हैं कि मुझे झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहते कि मैं हाईकोर्ट भी गया था और वहां पर भी मुझे राहत नहीं मिली और हमने खुद जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट ना जाने का फैसला किया, क्योंकि हमारी लीगल टीम ने हमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ना ही जाए तो अच्छा है। यानी अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, जबकि सच यह है कि आज भारत का लोकतंत्र नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में है। लेकिन ये कार्ड खेलने से वो ये सब बताते हुए, ये जो कार्ड हमने आपके लिए एक बनाकर रखा है, इसे आप याद करके रखिएगा। ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये डेबिट कार्ड भी नहीं है, ये विक्टिम कार्ड है। आपका क्रेडिट कार्ड हो सकता है कहीं जगह ना चले, लेकिन ये विक्टिम कार्ड हर जगह चलता है। और राहुल गांधी अपनी जेब में यही कार्ड लेकर गए थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने तुरंत टेबल पर यह कार्ड निकालकर रख दिया और इसी कार्ड को उन्होंने खेला है, जैसे कहते हैं विक्टिम कार्ड, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा शिकार हूं, मुझे सताया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, लीगल मामलों में जानबूझकर फंसाया जा रहा है, मेरा फोन टैप हो रहा है और मैं 140 करोड़ भारतीयों से इतना प्यार करता हूं कि उनकी बेहतरी के लिए मैं ये सारी कुर्बानी दे रहा हूं और मैं बहादुरी से मोदी सरकार से लड़ रहा हूं। यह भी संयोग है कि कल ही पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई है और आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि देश के 5 राज्यों में उसका एक भी विधायक नहीं है और 9 राज्य ऐसे हैं इसी देश के जहां उसके 10 से भी कम विधायक बचे हैं। यह बात राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं बता रहे जाकर कि कैसे एक एक करके भारत के हर राज्य से उनकी पार्टी उखड़ रही है। वो ये नहीं बता रहे कि ये सब आरोप लग रहे हैं, उन्हें फंसाया भी जा रहा है, उनके फोन भी टैप हो रहे हैं, तो इस देश की जनता उन्हें वोट क्यों नहीं दे रही। वो ये क्यों नहीं बता रहे कि कांग्रेस लगातार हार रही है और अगर वो वाकई में इतने लोकप्रिय हैं और जनता ये समझ रही है कि उन्हें बहुत सताया जा रहा है, तो फिर जनता उनकी पार्टी को वोट क्यों नहीं देती। ये बात उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से छुपा ली। ये बात छुपा ली कि कांग्रेस लगातार चुनाव एक के बाद एक हार रही है। तो क्यों हार रही है? वर्ष 2014 में देश में कांग्रेस के अलग अलग राज्यों में 24% विधायक थे, सोचिए 24%, लेकिन अब इनकी संख्या 16% रह गई है और आज पूरे भारत में सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जबकि 2014 में कांग्रेस पार्टी की 9 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो आप खुद देख लीजिए 2014 में क्या स्थिति थी और 2021 में अब क्या स्थिति आ गई है। इसके अलावा राहुल गांधी ने पिछले साल 7 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की थी और इस यात्रा के बाद से अब तक देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के किसी काम नहीं आई। ये बात वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जब से ये यात्रा शुरू की भारत को जोड़ने की, तब से 5 में से 4 चुनाव हारे हैं। इन 5 राज्यों में विधानसभा की कुल मिलाकर 430 सीटें थी, जिनमें से कांग्रेस सिर्फ 430 में से 65 सीट जीत पाई है और गुजरात में वो 77 से 17 सीटों पर आ गई, मेघालय में 21 से 5 सीटों पर आ गई, नागालैंड में वो एक भी सीट नहीं जीत पाई और त्रिपुरा में उसे लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बावजूद सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। यह बात राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं बताते कि उनकी पार्टी की कितनी बुरी हालत हो गई है। और अकेले सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही इस दौरान कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। तो जहां जीत हुई है वहां तो बताना पड़ेगा कि वो जीते हैं, लेकिन यहां जीत भी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 38,000 वोटों से मिली थी पूरे राज्य में। यानी खतरे में भारत का लोकतंत्र नहीं है, बल्कि खतरे में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व है। राहुल गांधी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यह भी बताना चाहिए था कि भारत के लोग उनकी पार्टी को 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालने के बाद भी वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने वहां के लोगों को ऐसा कुछ नहीं बताया, बल्कि वो भारत के लोकतंत्र को ही लगातार खतरे में बताते रहे, क्योंकि ये बड़ा फैशनेबल है। आजकल लोकतंत्र की बात करना, ह्यूमन राइट्स की बात करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करना, चाहे वो बेमतलब ही क्यों ना हो, आजकल बहुत फैशनेबल माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं,
यूरोप में, पश्चिमी देशों में इन चीज़ों को बड़ा फैशनेबल माना जाता है। अगर आप वहाँ जाकर कहें कि मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर काम करता हूँ, मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करता हूँ, तो वहाँ इसे बड़ा अच्छा माना जाता है, बड़ा सम्मान है इन चीज़ों का, इन बड़ी बड़ी बातों का। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा आज कि लोकतंत्र की तरह भारत का अल्पसंख्यक वर्ग भी आज खतरे में है। तो ये वाला कार्ड भी उन्होंने खेल दिया कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है। इससे पहले पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो ये आरोप लगाते थे कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, लेकिन आज राहुल गांधी ने भी वो आरोप लगा दिया। He's from the Sikh religion. You come from India. He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. तो आप जानते हैं राहुल गांधी का जो सब्जेक्ट था जिस पर उन्हें बोलना था वो था लर्निंग टू लिसन। क्या था आपको बताता हूं, लर्निंग टू लिसन इन दी 21st सेंचुरी। इस विषय पर उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया गया था। अब आप सोचिए, लर्निंग टू लिसन इन दिस सेंचुरी ऑफ 21st सेंचुरी, ये अगर उनका सब्जेक्ट दिया गया है, इस पूरे दौरान उन्होंने लर्निंग टू लिसन पर तो कोई बात नहीं की, सिर्फ अपने भारत को बदनाम करते रहे, बताते रहे कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं है, भारत का लोकतंत्र भी खतरे में है, भारत की सरकार भी कोई काम नहीं करती और भारत में बिल्कुल इस समय बुरी स्थिति है, वो ये बताते रहे। जबकि उन्हें, आप खुद सोचिए, लर्निंग टू लिसन अगर आपको ये सब्जेक्ट दिया गया है तो आपको क्या बोलना चाहिए था। राहुल गांधी, अब आपको बताते हैं और क्या कहा। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जिस मंच से भारत के लोकतंत्र को यहां बदनाम कर रहे थे, उसी मंच से उन्होंने उस चीन की भी तारीफ की जो एलएसी पर भारत के खिलाफ साजिश रचता है, जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है और आपको याद होगा गलवान में जिसने हमारे 20 सैनिकों की शहादत ले ली थी, उस चीन की तारीफ करके आए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। राहुल गांधी ने कहा कि चीन में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो सड़कें, रेल लाइन और हवाई अड्डे वगैरह हैं, वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रकृति को नहीं छेड़ा, बल्कि अमेरिका खुद को प्रकृति से ऊपर समझता है। वो अमेरिका और चीन के बीच में एक तुलना कर रहे थे, बता रहे थे कि दोनों देशों में उनकी सोच में क्या फर्क है और इसी से यह पता चलता है कि चीन शांति और सद्भाव यानी हार्मनी में कितना यकीन रखता है। ऐसे उनके विचार हैं चीन के बारे में। In a sense, China sees itself as a force of nature, right? And is embedded in nature. Whereas the West, America, does not see itself as embedded in nature. It sees itself as placed on top of nature. Okay? Now this completely changes how you think about things. And this explains, to me at least, why the Chinese would be so interested in harmony. तो चाइनीज आर इंटरेस्टेड इन हार्मनी। राहुल गांधी का कहना है कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन वो प्रकृति से भी उतना ही जुड़ा हुआ है और प्रकृति को काट कर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाता और इसीलिए उन्हें लगता है कि चीन सद्भावना में यकीन रखता है। लेकिन राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि अगर चीन वाकई में सद्भाव में यकीन रखता है तो फिर वो भारत समेत अपने पड़ोसी देशों की जमीन क्यों हड़पना चाहता है। राहुल गांधी चीन में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसी की मदद से चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को दूसरे देशों पर थोप रहा है और उनकी भूमि पर, उनकी जमीन पर अपना कब्जा करना चाहता है और इन देशों में राहुल गांधी का अपना देश भारत भी है, अगर वो इसे अपना देश मानते हैं तो। दिलचस्प बात यह है कि जब राहुल गांधी भारत में होते हैं तब वो ये कहते हैं कि भारत के सैनिक चीन की सेना से पिट रहे हैं और जब वो ब्रिटेन में होते हैं तो वो चीन की प्रशंसा करते हैं, जिससे उनकी सोच पर भी कई सवाल उठते हैं। सोचिए, चीन गलवान में हमारे खिलाफ साजिश रचता है, तवांग में हमारे खिलाफ कार्रवाई करता है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि चीन सद्भाव में यकीन रखता है। हालांकि राहुल गांधी ने पहली बार चीन की तारीफ नहीं की है। जनवरी 2019 में भी राहुल गांधी ने बताया था कि वो अपनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान चीन के 2 मंत्रियों से मिले और उनसे रोजगार के अवसर पैदा करने पर उन्होंने लंबी चर्चा की थी। इसके अलावा जुलाई 2017 में जब सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव था, तब भी राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिलने के लिए गए थे
और ये बात भी आपको पता होगी कि जिस राजीव गांधी फाउंडेशन में सोनिया गांधी चेयरपर्सन हैं और राहुल गांधी ट्रस्टी हैं, उस फाउंडेशन को चीन के दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का डोनेशन भी मिल चुका है। राहुल गांधी ने कश्मीर को भी इंसर्जेंसी प्रोन स्टेट कहकर आज पुकारा, यानी एक ऐसा राज्य जहां के लोग विद्रोह कर रहे हैं। और उन्होंने पुलवामा और दूसरी घटनाओं का जिक्र करते हुए ये बताया कि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो एक आतंकवादी से मिले तो उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो आतंकवादी उन्हें सुनने आया था। सोचिए, राहुल गांधी आतंकवादियों को भी अब दुनिया भर के सामने एक अलग तरह से पेश कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर की जो असली स्थिति है आतंकवाद को लेकर, उसे भी वो तोड़ मरोड़ कर अच्छे अच्छे शब्दों की चाशनी में उसको भिगोकर तब दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। You see those guys over there? And we're walking. And he says, you see those guys over there? And I'm like, yes, who? He's like, those boys over there. And I'm like, yeah. He's like the militants. Right? Now, militants should normally kill me. In that environment, militants should kill me. And he says, they're there. And they're looking at you. So I look at them, and they give me this sort of, I'm serious, they give me this sort of look. And I'm like, okay, I'm now in trouble, right? Because this guy's just told me this. They give me this look, and I give them this look back, and then we carry on, nothing happens. अपने इसी लेक्चर में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत यूरोप की तरह एक अलग अलग राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो कि कुछ शब्दों में कहीं आप कह भी सकते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन यूरोप से अलग है। ये बातें हमारे संविधान में भी लिखी हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिखी हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या भारत यूरोप की तरह है? क्या जिस तरह यूरोपियन यूनियन में फ्रांस एक देश है, क्या वैसे ही भारत में उत्तर प्रदेश या कोई दूसरा राज्य एक अलग देश की तरह माना जाएगा? असल में भारत एक संघ तो है, ये तो वो ठीक कह रहे हैं कि भारत एक संघ है, लेकिन भारत की संरचना यूरोप जैसी नहीं है, और भारत कई राज्यों में होते हुए भी एक राष्ट्र की तरह पूरी तरह संगठित है। यहां बड़ी बात यह है कि पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह भी हाल ही में उन्होंने भी यही कहा था कि भारत एक देश नहीं है, बल्कि भारत तो एक संघ है, और क्योंकि यहां लोकतंत्र है, इसलिए यहां पर खालिस्तान की मांग करना भी असंवैधानिक नहीं है। तो जो लोग देश को तोड़ने की बात आजकल कर रहे हैं, उन्होंने एक नया ये पैंतरा अपनाया है। अब वो भारत को राष्ट्र नहीं, एक संघ कहने लगे हैं, और वो कहते हैं कि भारत तो अलग अलग राज्यों का एक संघ है। अब आप देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। In the Constitution, India is described as a union of states, and that union requires a negotiation, requires a conversation. So it's slightly different than other countries. You can think about it much more at the scale of Europe, right? Multiple different states, much bigger than Europe, requiring a conversation and a negotiation to actually move forward.